नमस्कार साथियों, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था में हमने कहा कि कुछ भूमिका बनानी पड़ेगी आप लोग के लिए, ताकि क्या कहते हैं आपको समस्या ना हो। जैसे पहला क्लास हमने राज्य व्यवस्था का बताया था कि लोकतंत्र क्या है। दूसरे क्लास में राज्य और राष्ट्र में डिफरेंसेस बताए थे, उसके बारे में अच्छे से बताए थे। अब तीसरा क्लास हमारा होगा आपका दिमाग खोलने के लिए संविधान और संविधानवाद, दोनों क्या चीज़ें होती हैं और संविधान का उदय कैसे हुआ है। उदय कैसे हुआ है, भारत में कौन सा संविधान है, अमेरिका में कौन सा संविधान है, चीन में कौन सा संविधान है, इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग एंट्री मारेंगे संवैधानिक विकास में कि भारत को संवैधानिक विकास की प्राप्ति कैसे धीरे धीरे हुई और भारत ने अपना संविधान बनाने के लिए किन किन राज्यों से हेल्प लिया। यहाँ से आपके मोस्टली क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं आने, लेकिन उसके पहले आपके दिमाग खोलने के लिए आपको संविधान के बारे में विस्तृत जानकारी होना जरूरी है। तो राज्य व्यवस्था की हमारी ये आज की तीसरी क्लास है। हम लोग राज्य व्यवस्था डिस्कस कर रहे हैं। 2 क्लास हमारी हो चुकी है, ये हमारी आज की क्लास तीसरी है, जिसमें हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे कि संविधान, ठीक है, और संविधानवाद क्या है, ठीक है। इन दोनों के बारे में विस्तृत जानकारी होना जरूरी है ताकि आपको आगे पढ़ने में समस्या ना हो। ऐसा मैं नहीं समझता हूँ कि इसके बारे में जानकारी नहीं होगी, मूलतः जानकारी सबको होगी कि संविधान क्या होता है। संविधान शासन करने वाला सिद्धांत होता है, लिखते चलना, और बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में आपको बताएंगे हम। संविधान शासन करने वाला सिद्धांत होता है, ठीक, शासन करने वाला सिद्धांत होता है। मतलब किसी देश की शासन व्यवस्था जिन नियमों सिद्धांतों पर चलती है उसको संविधान कहते हैं। मतलब किसी देश की शासन व्यवस्था जिन नियमों और सिद्धांतों पर चलती है उसको क्या हम बोलते हैं, संविधान बोलते हैं। लेकिन अगर इसी के स्थान पर संविधानवाद की बात की जाए तो संविधानवाद को कह सकते हैं कि संविधान के अनुरूप ही शासन करता है। संविधानवाद भी संविधान के अनुरूप ही होता है शासन करने वाला, लेकिन संविधानवाद में संवैधानिक नियम, उसके साथ साथ शक्ति संतुलन, ठीक है, लोकतांत्रिक मूल्य और जन जो भावनाएं होती हैं और जन भावनाएं और जन कल्याण का आदर्श अगर शामिल होता है तो उसे हम संविधानवाद कहते हैं, ठीक है। संविधानवाद का मतलब होता है संविधान के अनुरूप शासन करना, ठीक है, संविधान के अनुरूप शासन करना। लेकिन संविधान के साथ साथ, मतलब संवैधानिक नियम के साथ साथ, संविधान का मतलब हो गया संवैधानिक नियम, इसके साथ साथ इसमें क्या चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए, इसके साथ साथ शक्ति संग्रह होना चाहिए, शक्ति संतुलन हो, नोट करते चलना, शक्ति, अभी समझाएंगे इन चीज़ों को काफ़ी विस्तृत तरीके से। शक्ति संतुलन हो, लोकतांत्रिक मूल्य हो, जन भावनाओं और जन कल्याण का आदर्श हो। लोकतांत्रिक मूल्य हो, जन भावना और जन कल्याण का आदर्श हो, ठीक। मतलब ये हुआ कि संविधान के रास्ते हम लोग संविधानवाद को पा सकते हैं, ठीक। पा सकते हैं का मतलब संविधानवाद क्या हुआ, साध्य हो गया। संविधानवाद हमारा क्या हो गया, टारगेट हो गया, और क्या कहते हैं, ये हमारा साधन हो गया। साधन हमारा क्या हो गया, संविधान हो गया। मतलब संविधान पे चलकर हम संविधानवाद की प्राप्ति कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ समझ में आपको आ गया। जैसे अगर इसके बारे में और जानकारी लिया जाए तो किसी देश के कानूनों का जो दस्तावेज होता है, जो उनकी राजनीतिक व्यवस्था एवं प्राकृतिक स्वरूप का बुनियादी ढांचा प्रस्तुत करता है, वो हमारा संविधान होता है। ये परिभाषा भी कह सकते हो कि किसी देश के कानूनों का दस्तावेज जो उसकी राजनीतिक व्यवस्था एवं प्राकृतिक स्वरूप का बुनियादी ढांचा प्रस्तुत करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, संविधान बोलते हैं। जिसके अंतर्गत क्या होता है, जनता शासित होती है, जनता पर सरकार शासन करती है, ठीक है। या फिर क्या कहते हैं, यह राज्य या सरकार के स्वरूप, उनकी प्रमुख अंगों के संगठन, शक्तियों, कार्यों और दायित्वों की व्यवस्था करता है। मतलब संविधान का इतना काम होता है, संविधान
राज्य या सरकार के स्वरूप की रचना करता है, उनके प्रमुख जो संगठन होते हैं उनकी शक्तियों और कार्यों के दायित्वों की व्यवस्था भी करता है, और ये भी कह सकते हो कि साथ में उनके पारस्परिक और जनता के संबंधों का नियमन करता है, जोड़ता है। सरकार को जनता से क्या करता है, जोड़ने का प्रयास करता है। इन मार्गों पर चलकर हम संविधानवाद को प्राप्त कर सकते हैं, संविधान की प्राप्ति कर सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि संविधानवाद एक साध्य हो गया, हमारा लक्ष्य हो गया, और संविधान क्या हो गया, साधन हो गया। कह सकते हो कि संविधानवाद की विचारधारा संविधान पर ही आधारित है, लेकिन संविधान के रास्ते संविधानवाद की क्या कहते हैं, विचारधारा को हम लोग पा सकते हैं। जैसे अगर इसके उदय और विकास की बात करोगे तो सारी कहानी आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंटरव्यू का ये फेवरेट क्वेश्चन होता है। लेकिन अगर संविधान के संवैधानिक विकास को जानने के साथ में आपको इसके विषय में कोई जानकारी ही नहीं है कि संविधानवाद क्या है और संविधान क्या है, तब तो आपको काफ़ी समस्या हो सकती है। ठीक है, अगर इसके उदय और विकास की बात करो तो पहली क्लास में हमने लोकतंत्र में आपको बताया हुआ था कुछ चीज़ें। ठीक है, वही चीज़ें डिस्कस करूँगा, लेकिन एग्जाम्पल्स हमारे थोड़े से चेंज होंगे। जैसे कि उदय और विकास की बातें हम दो सेगमेंट में डिवाइड कर देते हैं। एक हो गया प्राचीन काल और दूसरा हो गया आधुनिक काल। ठीक, दूसरा हमारा आधुनिक काल हो गया। प्राचीन काल में हमने बताया था कि लोकतंत्र का उदय कहाँ से होता है, संविधान का उदय यूनान से होता है। लेकिन उसके पहले जो हम्मुराबी की संहिता थी, कोड ऑफ हम्मुराबी था 1780 ईस्वी में। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ था, उसमें बेबीलोनियाई सभ्यता थी एक, उसके छठे राजा हम्मुराबी थे। ध्यान देना, बेबीलोनियाई सभ्यता के छठे राजा हम्मुराबी थे। ठीक है, हम्मुराबी थे। किस सत्र में ये थे, 1780 ईसा पूर्व में थे हम्मुराबी जी। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने 282 कानूनों का संग्रह किया था सरकार को चलाने के लिए। समझ गए। तो उसके बाद फिर जब आगे बढ़ोगे तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र मिलता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी क्या कहते हैं, संविधान के प्राचीन संविधान के क्या कहते हैं, संकेत मिलते हैं। उचित कानून की व्यवस्था की गई थी, उसमें भी क्या कहते हैं। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो प्लेटो और अरस्तू ने क्या कहा था, प्लेटो और अरस्तू ने कहा था कि राज्य का रूप, राज्य का प्रकार, राज्य के कार्य और उद्देश्य का निर्धारण संविधान के द्वारा होना चाहिए, इसलिए संविधान उनके लिए जरूरी है। और इस संविधान के होने से ही शासन मनमाना कार्य नहीं कर पाएगा और क्या कहते हैं, नियमों के अनुसार चलेगा, नियमों के अनुरूप चलेगा। तो मतलब समझ गया ना कि प्राचीन काल में ही क्या कहते हैं, इसका उदय हो चुका था। ठीक है, इसका उदय हो चुका था और कुछ साक्ष्य हमें मिलते हैं। लेकिन अगर आधुनिक काल में आप आओगे तो और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो आपको बताया जा सकता है। लेकिन अगर आप आधुनिक काल में आओगे तो यूरोप के चर्च के बीच में जो प्रभुसत्ता कायम करने के लिए आंदोलन हुआ था, यूरोप के चर्च में जो प्रभुसत्ता कायम करने के लिए आंदोलन हुआ था, विरोध हुआ था, जिसमें राजाओं को, जो राजाओं की स्वेच्छाचारिता थी, जो राजा अपने स्वेच्छा पे मनमाना करते थे, उसका विरोध किया गया था। 1688 ईस्वी में इंग्लैंड की क्रांति आई जिसने निरंकुश शासन को चुनौती दी। उसके बाद अमेरिका की क्रांति हुई, यूरोप की क्रांति हुई, और क्या कहते हैं, बिल ऑफ राइट आया। इन सब ने क्या कहते हैं, संविधान की विचारधारा को बढ़ा दिया। इन सब चीज़ों के बाद जिन राज्यों का गठन हुआ, उन्होंने सबसे पहले अपना संविधान बनाया, उसके बाद संविधान के आधार पर अपने नियमों का संचालन करना शुरू किया। तो ये आपको बेसिक भूमिका बनी कि संविधान क्या होता है, संविधानवाद क्या होता है, और कहाँ कहाँ पे कौन से संविधान हैं, और संविधान की कितनी ज़रूरत थी, इसका उदय कैसे हुआ था। और सबसे ज़रूरी इसमें क्या होती है कि विचारधारा, सबसे ज़रूरी होती है कि संविधान की विचारधारा। और विचारधारा में संविधान की कौन कौन सी विचारधारा हो सकती है, ये चीज़ आपको जानने की ज़रूरत है। किन किन राज्यों में कौन सी विचारधाराएं चल रही हैं। जैसे पहली विचारधारा है उदार लोकतंत्र या पाश्चात्य संविधानवाद। ठीक है, इसको समझना। उदारवाद या उदार लोकतंत्र, या इसी को बोलते हैं पाश्चात्य संविधानवाद। दूसरा हमारा है साम्यवादी लोकतंत्र, साम्यवादी लोकतंत्र या साम्यवादी संविधानवाद। ठीक है, तीसरा जाओगे तो तीसरा होता है हमारा नवोदित या विकासशील देशों का जो लोकतंत्र है, संविधानवाद है। नवोदित या फिर जो विकासशील देशों का लोकतंत्र है वो कैसा है, साम्यवादी लोकतंत्र कैसा है, और उदार लोकतंत्र
कैसा है। जैसे उदार लोकतंत्र पाश्चात्य संविधान कहाँ चलता है, यूएसए का एग्जाम्पल ले सकते हो आप, यूरोपीय संघ का एग्जाम्पल ले सकते हो, ठीक है। और साम्यवादी लोकतंत्र में यूएसएसआर का ले सकते हो, और क्या कहते हैं चाइना का ले सकते हो। और नवोदित में क्या कहते हैं, भारत को ले लो आप, अफगानिस्तान को ले लो, या फिर अन्य राज्यों को जो भी हो ले लो। ये क्या कहता है, उदार लोकतंत्र क्या कहता है, साम्यवादी लोकतंत्र क्या कहता है, और नवोदित क्या कहता है, ये समझने की जरूरत है आपको। जैसे उदार लोकतंत्रवाद कहता है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल दिया गया है इसमें, और सीमित सरकार को माना गया है। मतलब ये चीजें हमने आपको पहली क्लास में लोकतंत्र में बताया था कि मनुष्य क्या कहते हैं, मनुष्य विवेकशील प्राणी होता है, वह अपने स्वाभाविक विवेक से प्रेरित होता है और उसी से प्रेरित होकर मनुष्य सभ्य समाज का निर्माण करता है, अतः उसकी स्वतंत्रता की रक्षा की जानी चाहिए। कहने का मतलब हुआ राज्य की शक्तियों पर यहाँ पे अंकुश लगाया गया है और मनुष्य को सर्वोपरि माना गया है, ठीक है। राज्य की शक्तियों को अंकुश लगाया गया है। लेकिन साम्यवादी में जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है तुरंत, कि क्या कहा जाता है साम्यवादी में, कि जनता को सीमित अधिकार दिया गया और स्वतंत्रता या अधिकार सीमित कर दिया गया। सरकार को व्यापक सत्ता देने की बात कही गई। कहा गया कि देश की शासन व्यवस्था में आर्थिक क्रिया महत्वपूर्ण होती है और आर्थिक शक्ति राज्य को क्या कहते हैं, राज्य की शक्ति का निर्धारण करने का स्वरूप तय करता है। ये चीजें साम्यवादी लोकतंत्र कहता है कि आर्थिक नीतियों को बढ़ाओगे तो सरकार क्या कहते हैं, राज्य क्या कहते हैं, शक्ति क्या कहते हैं, राज्य की ताकतवर होगी। जैसे चाइना में क्या, चाइना आर्थिक क्रियाओं को ज़्यादा बढ़ावा देता है और इसी से अपने प्रभुसत्ता कायम करने का प्रयास करता है, इसीलिए हर देश उसका अपोजिट करते हैं। जैसे OBR चाइना ने बनाया, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, तो इस तरह से लोग क्या कहते हैं उसके खिलाफ होते हैं, क्योंकि इसकी विचारधारा में, इसके संविधान में ही नहीं थे कि देश की शासन व्यवस्था के लिए आर्थिक क्रिया बहुत महत्वपूर्ण है और आर्थिक शक्ति राजा या राज्य की या राजनीतिक शक्ति का निर्धारण करती है। ये चीज़ें याद रखना। लेकिन जो नवोदित और विकासशील देशों का ये क्या कहते हैं संविधानवाद है, ये मुझे लग रहा है कि इसी से प्रेरित है, मतलब उदारवाद से ही प्रेरित है, लेकिन व्यवहारिक तौर पर ये उदारवाद की तरह नहीं है। जैसे सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो देश क्या कहते हैं मुक्त हुए, उन्हें क्या किया, उन्होंने उदार लोकतंत्रवाद को अपना आदर्श मान लिया, इनको अपना आदर्श माना, इनके संवैधानिक ढांचे को अपना ढांचा माना और धीरे धीरे काम करने का प्रयास किया। लेकिन व्यवहारिक तौर पर ये लागू नहीं हो पाया, इसलिए कुछ चीज़ें समस्याएं आई, कुछ चीज़ें निहित थी और कुछ चीज़ें नहीं निहित थी। इसलिए भारत ने अपने संविधान पर, जैसे कह सकते हो कि मिश्रण प्रबल दिया, कई देशों से चीज़ों को लिया। इसीलिए अब भारत में बहुत सारे क्या कहते हैं इतिहासकार या राजनीति शास्त्र काफ़ी आलोचना करते हैं कि भारत को क्या माना जाए, भारत को थर्ड स्टेज पे रखा जाए या फिर भारत को थर्ड स्टेज पे रखा जाए। कुछ विचारधारक कहते हैं कि भारत ने 60 साल में ऐसा ग्रो अप किया कि भारत क्या कहते हैं पूरी तरह उदार लोकतंत्रवाद बन गया। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि भारत में अभी भी सुधार की जरूरत है, भारत अभी भी थर्ड स्टेज पर ही है। तो इस तरह की समस्याएं आती रहती हैं। अब भारत ने अपने मिश्रण पर कैसे बल दिया, भारत ने कहाँ से क्या क्या लिया, यहाँ से आपके पीटी के फैक्चुअल क्वेश्चन बनने शुरू हो जाते हैं। तो अब इसके बाद से संवैधानिक विकास धीरे धीरे कैसे हुआ और संविधान को उधार का थैला कैसे बोलते हैं, ये चीज़ें हमारी प्री के साथ साथ मेंस के लिए शुरू हो जाएंगी। तो ये 3 क्लास आपके भूमिका के लिए था और चौथी क्लास से आपके परीक्षा की तैयारी की शुरुआत हो जाएगी। धन्यवाद।